चलो, आज के इस सेशन में हम लोग कर रहे हैं कि एक इंडियन कंपनी, उसको फेमा कंप्लायंसेस क्या क्या करनी पड़ती हैं, और दूसरा हम लोग देखेंगे कि अगर एक सब्सिडरी है फॉरेन कंपनी की तो उसको क्या क्या कंप्लायंस करनी पड़ती है। तो सबसे पहले मुझे आपकी अंडरस्टैंडिंग समझनी है। अच्छा, अब मुझे बताओ अंडरस्टैंडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से कि इंडियन कंपनी, पहले तो इंडियन कंपनी कौन हुई जो रजिस्टर्ड हुई? जो रजिस्टर्ड हुई कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंग 13 में, 56 में और प्रायर में, राइट? यस। तो इसको हम बोलते हैं कंपनी है क्या? इंडियन कंपनी, राइट? इसको इंडियन कंपनी बोलेंगे जो रजिस्टर्ड हुई है कंपनी 13 में, 56 में या प्रायर में। अब टाइप ऑफ कंपनी क्या हो सकती है? प्राइवेट, पब्लिक। ठीक है, प्राइवेट और पब्लिक। गवर्नमेंट को हम एक्सक्लूड करते हैं। अब नॉर्मली हम लोग जिन कंपनियों में रहते हैं वो या तो प्राइवेट होगी या पब्लिक होगी। पब्लिक होगी। अब टाइप ऑफ बिजनेस, अब ये कंपनी कोई तो काम करती होगी। हाँ। तो दो टाइप के काम हो सकते हैं। एक जो स्ट्रेटेजिक है, ठीक है, लाइक न्यूज़पेपर, प्रिंट मीडिया, डिफेंस, नेवल। और दूसरे जनरल। इसमें क्या हो गया? लाइक डिफेंस, जनरल में रियल एस्टेट, मैन्युफैक्चरिंग, कोई ना कोई काम तो करती होगी ना कंपनी। तो अभी तक हम लोग जब इंडियन कंपनी की बात कर रहे हैं तो इंडियन कंपनी में हमने समझा कि इंडियन कंपनी वो कंपनी है जो रजिस्टर्ड हुई है कंपनी 13 में, 56 में, प्रायर में। ये प्राइवेट पब्लिक हो सकती है और इसका बिजनेस स्ट्रेटेजिक भी हो सकता है और जनरल भी हो सकता है। क्यों हम लोगों ने इसको ऐसा किया? बिकॉज फेमा में जिस टाइप का बिजनेस है उस टाइप से रेगुलेशंस अफेक्ट करते हैं। अगर कोई सेंसिटिव सेक्टर में है तो आप सेंसिटिव सेक्टर में फॉरेनर्स को इतनी लिबर्टी नहीं दे सकते ना कि वही आपका बिजनेस मैनेज करे। कल को सपोज डिफेंस में आप चाइना को अलाउ कर दो और बाद में चाइना से लड़ाई होगी तो ये कंपनी किसका साथ देगी? राइट? तो इसलिए टाइप ऑफ बिजनेस भी इंपॉर्टेंट रहता है ये समझने के लिए। और उसके बाद आप मुझे बताओ कि फेमा ट्रांजैक्शंस इन कंपनी में, एक इंडियन कंपनी का मतलब क्या हो गया? इसके शेयर होल्डर्स एज ऑफ नाउ इंडियंस है। ये इंडिविजुअल भी हो सकते हैं, कॉर्पोरेट्स भी हो सकती हैं, एलएलपी भी हो सकती है, शेयर होल्डर्स। तो जब आप किसी कंपनी में जाओगे, लाइक अब जिस भी कंपनी में आप जा रहे हो, तो सबसे पहले आपको इनमें से उस कंपनी की नेचर समझनी पड़ेगी। तो मैंने इसलिए आपसे पहले पूछा कि क्या आपने देखा कि वो कंपनी किस बिजनेस में है, क्या है? क्योंकि कंप्लायंसेस उसकी टाइप के हिसाब से, उसके बिजनेस के हिसाब से, उसके शेयर होल्डर के हिसाब से इफेक्ट करेंगे। ठीक है? तो जब भी आप जाओगे या इंटरव्यू होगा तो पहले आप ये समझने की कोशिश करोगे उनसे कि आपकी कंपनी का एक्चुअल में स्ट्रक्चर क्या है। क्या आप एक इंडियन कंपनी हो या एक फॉरेन कंपनी की सब्सिडरी हो? कंप्लायंसेस मोर और लेस सेम रहती हैं, ऐसा कुछ फर्क नहीं है, क्योंकि फेमा इस पे भी लगता है और इन पे भी लगता है। फेमा बेसिकली ट्रांजैक्शंस के ऊपर लगता है कि आप किस टाइप की ट्रांजैक्शंस कर रहे हो, उसके ऊपर ज्यादा स्टैंडर्डाइजेशन है। ठीक है? अब ये तो हुआ इंडियन कंपनी। अब ट्रांजैक्शंस क्या हो सकती हैं जिसमें इन्वॉल्विंग फेमा? फेमा कब इन्वॉल्व होगा किसी भी ट्रांजैक्शन में? ये भी फॉरेन करेंसी, फॉरेन एक्सचेंज होगी। ठीक है, फॉरेन करेंसी और फॉरेन एक्सचेंज में सेम है कि दोनों का मीनिंग अलग है? सर फॉरेन फॉरेन एक्सचेंज में बहुत सारी सिक्योरिटीज यूज होती है, करेंसी तो इसको मैं आपको दिखाऊं। फेमा, सबसे पहले देखो करेंसी क्या होती है। ये करेंसी डेफिनेशन है। 11 चीजें करेंसी में इंक्लूड होती हैं। एक बार पढ़ दो क्या क्या चीजें। ऑल करेंसी नोट, पोस्टल ऑर्डर, मनी ऑर्डर, चेक, ड्राफ्ट, ट्रैवलिंग चेक, लेटर ऑफ क्रेडिट, बिल ऑफ एक्सचेंज, प्रॉमिस,
promissory note, credit card, or any similar instrument as may be notified by तो ये RBI. करेंसी हो गया, ठीक है। अब यही इंडियन है तो इंडियन करेंसी, और इसमें फॉरेन करेंसी इन्वॉल्व है तो बन गई फॉरेन करेंसी। Foreign currency. लेकिन करेंसी का मतलब क्या हो गया, खाली करेंसी नोट नहीं, उसके अलावा पोस्टल नोट जो पोस्टल डिपार्टमेंट इशू करता है, पोस्टल ऑर्डर, मनी ऑर्डर, चेक, ड्राफ्ट, ट्रैवलर चेक क्या होता है? सर्विस एक तरह से चेक ही होता है ना? आप जब इंडिया से बाहर जाते हो तो आपको दो ऑप्शन है, या तो यहीं से फॉरेन करेंसी कैरी कर जाओ, या यहाँ से बैंक का एक चेक लेके जाओ और फॉरेन में एनकैश करा लो। तो जो ट्रैवल के लिए यूज होता है उसको ट्रैवलर चेक बोलते हैं, जो इंडियन बैंक लिख के देता है और बाहर जाके आप उसको फॉरेन करेंसी में कन्वर्ट कर सकते हो। तो इससे आपका गुम होने का चांस कम रहता है, करेंसी कोई भी चोरी कर सकता है, गुम हो सकता है, तो आपका सेफ रहता है। ठीक है। लेटर ऑफ क्रेडिट, बिल ऑफ एक्सचेंज, प्रोमिसरी नोट, क्रेडिट कोड, तो ये तो हुई करेंसी। अब फॉरेन एक्सचेंज क्या होती है, बिकॉज हम फेमा की बात कर रहे हैं कंप्लायंस की, तो हमें फॉरेन एक्सचेंज भी पता होना चाहिए। तो देखो फॉरेन एक्सचेंज की डेफिनेशन है, एनी पढ़ना एक बार क्या लिखा है, Any currency other than Indian रुपीस, and Indian rupees and include deposit a credit balance in any foreign currency. ठीक है। Amount अब received. इसके एग्जाम्पल है, देखो डिपॉजिट अमाउंट रिसीव फ्रॉम गूगल यूएसए, अगर आपको $1000 मिले तो ये आपको फॉरेन एक्सचेंज होगी। हाँ. करेंसी नोट नहीं है, लेकिन आपको ऑनलाइन ट्रांसफर मिला है $1000 का गूगल से फॉरेन करेंसी में, तो ये फॉरेन करेंसी होगी। फिर आपको 500 करोड़ रुपीस, $500 माइक्रोसॉफ्ट को पे करने यूएसडी में, आपकी बुक्स में दिख रहा है ये लाइबिलिटी, या आपको ऑडिटर्स को फीस देनी है 200 यूएसडी में ई&वाई को। तो ये सब जो हो गए ये डेफिनेशन में इंक्लूड हो गए। फॉरेन एक्सचेंज का मतलब खाली करेंसी नोट नहीं है, उसके अलावा अगर आपकी बुक्स में डिपॉजिट्स आ रहे हैं, क्रेडिट बैलेंस आ रहे हैं जो फॉरेन एक्सचेंज में पेबल है या रिसीवेबल है, तो उनको भी हम लोग फॉरेन एक्सचेंज बोलेंगे। उसके अलावा ड्राफ्ट, ट्रैवलर चेक, बिल ऑफ एक्सचेंज, प्रोमिसरी नोट जो इंडियन करेंसी में ड्रॉन है लेकिन पेबल फॉरेन करेंसी में। ओके. दैट मीन्स आप यहाँ के बैंक से आपने एक चेक लिखवाया लेकिन पेमेंट आपको $US में मिलेगी, तो ये भी आपका फॉरेन एक्सचेंज में कवर हो गया। सेम वे में फॉरेनर बैंक ने यूएसडी में लिखा लेकिन इंडिया में पेबल रुपीज में, हाँ. तो ये फॉरेन एंटिटी इशू करती है। तो तीन टाइप की चीज होगी, हर टाइप की करेंसी अदर देन इंडियन रुपीज वो फॉरेन एक्सचेंज में कवर हो गया। उसके अलावा कोई भी डिपॉजिट, क्रेडिट बैलेंस पड़ा है बुक्स में, वो फॉरेन एक्सचेंज होगी। उसके अलावा कोई ट्रैवलर चेक, बिल ऑफ एक्सचेंज जो इंडियन करेंसी में इशू है लेकिन पेबल आउटसाइड है इंडिया है फॉरेन करेंसी में। तो ट्रैवलर चेक because ड्रॉन हुआ है फॉरेन करेंसी बट पेबल है इंडियन। क्लियर। तो यहाँ से हम लोग ट्रांजेक्शन वाली फेमा में जहाँ पे फॉरेन एक्सचेंज इन्वॉल्व है। अब आपको फॉरेन एक्सचेंज का मीनिंग पता है? यस सर. तो फॉरेन एक्सचेंज को समरी में अगर हम डिफाइन करें, इंक्लूड्स सबसे पहले तो ऑल करेंसी अदर देन INR, इंडियन रुपीज छोड़ के। इंडियन रुपीज को तो फॉरेन एक्सचेंज नहीं बोलोगे ना? नहीं. एंड इंक्लूड्स क्या क्या? डिपॉजिट्स, क्रेडिट्स। बिकॉज लोग क्या समझेंगे इंटरव्यू में, लोग आपको जब क्वेश्चन पूछेंगे तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग समझना चाहेंगे कि आपको बेस पता है कि नहीं, क्योंकि कंप्लायंस इज सेकेंडरी पार्ट है। पहले अगर आपको ट्रांजैक्शन समझ नहीं आएंगी तो आप उनको किस तरह से बताओगे कि आगे इसकी कंप्लायंस क्या करनी है। ठीक है। तो डिपॉजिट हुआ, क्रेडिट बैलेंस हुए, फिर ट्रैवलर चेक, बिल ऑफ एक्सचेंज, प्रोमिसरी नोट, ड्रॉन इन इंडिया, INR, पेबल एट फॉरेन करेंसी, फॉरेन करेंसी, और वाइस वर्सा कर दे। तो ये होगी फॉरेन एक्सचेंज की डेफिनेशन। अब उसके बाद फॉरेन एक्सचेंज में ट्रांजैक्शंस कैसी होती है? ट्रांजैक्शंस इन फॉरेन एक्सचेंज। अब ना फेमा में दो टाइप की ट्रांजैक्शंस है। कौन सी? फर्स्ट, कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन,
ठीक है, जब हम पढ़ रहे थे CS तब हम लोगों ने पढ़ा था इस बारे में, करंट अकाउंट। अब अगर आप मेरे को समझाना चाहो तो क्या आप बता सकते हो कि करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन, टेक्निकल वर्ड्स में, कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन क्या होती है और करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन क्या होती है? सर मुझे जितना पता है कैपिटल अकाउंट में अल्टर्ड एसेट्स और लायबिलिटी होती हम्म, और करंट अकाउंट में? है, और करंट अकाउंट जो नॉर्मल 12 मंथ से कम हो जो ट्रांजेक्शन होती है। अच्छा चलो, अब मैं आपको इसको यहाँ से बताता हूँ। ये देखो, क्या ये सेशन ऑलरेडी हो चुका है इसलिए नोट्स सब बने पड़े, तो मैं सिर्फ उसको आपको रेफर कर रहा हूँ। चलो, कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन मीन्स, देखो, कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन मीन्स ए ट्रांजैक्शन which alters the asset or liability including contingent liability outside India of person resident in India, ठीक है, और वाइस वर्सा। तो पहले आप अपने आप को समझो कि आप इंडियन रेजिडेंट हो। यस सर। तो अगर आज आपके टाइम पे बाहर आपका आउट ऑफ इंडिया कोई असेट या लाइबिलिटी है? अभी है कोई असेट लाइबिलिटी एज ऑफ नाउ? नहीं। अब अगर आप आउटसाइड इंडिया जाके, असेट लाइबिलिटी क्या होती है जो बैलेंस शीट में आती है, जो आपको फर्दर यूज हो सकती है? जैसे प्रॉपर्टीज वगैरह। हाँ, तो अगर आपने आज दुबई में जाके एक फ्लैट खरीदा तो आपकी असेट अल्टर होगी। यस सर। तो ये ट्रांजैक्शन करंट अकाउंट होगी कि कैपिटल अकाउंट होगी? कैपिटल अकाउंट। ये कैपिटल अकाउंट होगी। क्यों? क्योंकि आपने एक असेट खरीदी, इससे आपकी असेट जो पोजीशन है आउटसाइड इंडिया वो बदल गई है। यस सर। तो ऐसी कोई भी ट्रांजैक्शन जिससे असेट बदल जाए या फिर लाइबिलिटी बदल जाए। आज आपने किसी फॉरेन बैंक से कोई लोन लिया हुआ है? यस सर। कोई लोन नहीं लिया हुआ एज ऑफ नाउ? नहीं। अभी आप बाहर जाके अमेरिका में $200 लोन ले लेते हो, यस सर। तो ये क्या होगी ट्रांजैक्शन? आपकी लाइबिलिटी ये होगी, क्रिएट होगी। तो ये भी आपकी कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन होगी। यस सर। अब अगर आपने किसी को गारंटी दे दी बाहर के किसी आदमी को कि भैया ये पेमेंट नहीं करेगा तो मैं पेमेंट करूंगा, ओके। तो अब इससे क्या होगा? ये भी आपके कंटीजेंट लाइबिलिटी क्रिएट होगी। यस सर। तो कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन की डेफिनेशन है ऐसी कोई भी ट्रांजैक्शन जिससे इंडियन रेजिडेंट की आउटसाइड इंडिया असेट लाइबिलिटी या कंटीजेंट लाइबिलिटी की पोजीशन बदले, तो वो ट्रांजैक्शन को हम लोग कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन बोलते हैं, राइट? और वही चीज वाइस वर्सा में, आज कोई फॉरेनर है लाइक बिल गेट है, अगर वो इंडिया में कोई असेट खरीदता है या कोई लाइबिलिटी क्रिएट करता है या किसी को कोई गारंटी देता है, तो उसके एंड से ये भी क्या ट्रांजैक्शन होगी? कैपिटल अकाउंट, राइट? तो कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन का बेसिक समझे आप क्या है? विच alters assets or liability including contingent। contingent मतलब जो एक कोई सिचुएशन होने पे ये राइज होगी, जैसे गारंटी दी तो सामने वाले ने पेमेंट नहीं की तभी होगी, राइट? तो ये तो हुई कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन। और करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन क्या होगी? लेस देन 12 मंथ होती है। अच्छा, कैपिटल का उल्टा करंट, दैट मीन्स ये पढ़ो, करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन which is not a capital transaction include payment due in connection with trade, current business, service, and short-term credit facilities, interest on loans or net income on investment, remittance for parents, spouse, children's residency abroad, expenses on foreign travel, education and medical care of पेरेंट, स्पाउस एंड चिल्ड्रन। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया? करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन सबसे पहले अगर कोई आइटम कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन है जिससे असेट लायबिलिटी क्रिएट हो रही है तो वो ट्रांजैक्शन आपकी करंट नहीं हो सकती। उसके बाद इसमें क्या क्या एक्स्ट्रा इंक्लूड है? अगर आप अपने बिजनेस के लिए कोई पेमेंट कर रहे हो, कोई गुड्स परचेज करने के लिए, किसी को रेंट दे रहे हो, कुछ भी कर रहे हो,
जो बिजनेस से कंटेक्स्ट है, या छोटा मोटा लोन ले रहे हो जो शॉर्ट टर्म के लिए, लॉन्ग टर्म नहीं है, तो उसको हम करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन कहते हैं। फिर जो आपने लोन लिए थे या इन्वेस्टमेंट करी थी, उस पर अगर कोई इनकम आ रही है आपको, तो जल्दी ये इनकम बैलेंस शीट में जाती है कि पीएनएल में जाती है? इनकम तो पीएनएल में जाती है। तो आप करंट अकाउंट को ऐसे समझो कि वो सब खर्चे हैं जो कि पीएनएल में जाने वाले हैं। पीएनएल में आते हैं। ओके। रेंट दे दे, कंसल्टेंसी चार्ज दे दो, एक्सपेंसेस दे दो, परचेज करो, सेल्स करो, लेकिन आप कोई असेट क्रिएट नहीं कर रहे, लाइबिलिटी क्रिएट नहीं कर रहे, राइट। उसके बाद अपने पेरेंट्स के लिए आप पैसा बाहर भेज रहे हो, आपके पेरेंट बाहर रहते हैं, उनको पैसा दे रहे हो, तो उसको भी हम लोग करंट अकाउंट कहते हैं। फिर आप घूमने जा रहे हो, बच्चों को एजुकेशन के लिए या मेडिकल केयर के लिए अपने पेरेंट्स के, स्पाउस के पैसा दे रहे हो, तो उसको भी हम लोग करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन कहते हैं। तो करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन क्या होगी? Which is not a capital account transaction. Include the following. And includes Payment. जनरली लिखते हैं ट्रेड से रिलेटेड पेमेंट, इसके बाद इनकम, इंटरेस्ट और इनकम, फिर रेमिटेंस टू पेरेंट्स, पेरेंट्स, स्पाउस, चिल्ड्रन, और फॉरेन ट्रेवल, और एजुकेशन ऑफ पेरेंट, स्पाउस, चिल्ड्रन। यहाँ तक क्लियर है? Yes, sir. तो अभी तक हम लोगों ने देखा इंडियन कंपनी क्या होती है, फॉरेन एक्सचेंज किसको बोलते हैं, फिर ट्रांजैक्शंस इन फॉरेन एक्सचेंज किस टाइप की होती है, राइट। कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शंस और करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन। अब इन सब ट्रांजैक्शंस के ऊपर लगता कौन सा एक्ट है? फेमा। फेमा का फुल नाम क्या है? फॉरेन एक्सचेंज एंड मैनेजमेंट। तो आपको फॉरेन एक्सचेंज का मतलब पता है कि किसके ऊपर लग रहा है? yes, अब एक वर्ड जो यूज होता है वो है फॉरेन सिक्योरिटीज। अब फॉरेन सिक्योरिटीज क्या होती है? इंडियन सिक्योरिटीज क्या होती है? इंडियन सिक्योरिटी ये शेयर्स होगा। हाँ, तो जो सिक्योरिटीज इंडियन सिक्योरिटी, देखो पढ़वा देता हूँ, फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन सिक्योरिटी, देखो पढ़ो। एनी सिक्योरिटी एक्सप्रेस इन फॉरेन करेंसी regarding of its redemption or return in foreign currency or Indian rupees। अभी कोई भी करेंसी सिक्योरिटी में शेयर, स्टॉक, डिवेंचर्स, ठीक है, जो फेस वैल्यू जिसकी फॉरेन करेंसी में ऑन द फेस, अब उसका रिडम्पशन आप इंडियन करेंसी में करो या फॉरेन करेंसी में करो, उसको हम फॉरेन सिक्योरिटी बोलेंगे। तो बेस है कि वो एक्सप्रेस होनी चाहिए फॉरेन एक्सचेंज में। गूगल का शेयर $400, सो ये फॉरेन एक्सचेंज में हो गया। सर्टिफिकेट पे अपने इंडियन करेंसी में क्या लिखा रहता है? अपने इंडियन करेंसी में रुपीज रहता है ना, तो फॉरेन करेंसी में क्या रहेगा? डॉलर्स, जो भी वहां की करेंसी। तो फॉरेन सिक्योरिटी की डेफिनेशन क्या होगी? सिक्योरिटीज एक्सप्रेस्ड इन फॉरेन करेंसी, राइट। अब ये जब फॉरेन एक्सचेंज है तो यहाँ पे दो टाइप की कैटेगरी के लोग आएंगे। इंडियन कंपनी हो गया, यहाँ पे मैं डिफाइन करता हूँ, इंडियन रेजिडेंट और नॉन इंडियन। इंडियन रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट। और नॉन रेजिडेंट दो टाइप के हो सकते हैं, एनआरआई, हाँ, और अदर्स, जिनका इंडिया से कोई लेना देना नहीं, फॉरेन सिटीजन बोलते हैं। तो इंडियन रेजिडेंट की डेफिनेशन क्या है, थोड़ा आइडिया दोगे? कौन होता है इंडियन? अपने आप जो इंडिया में रहे फॉर मोर देन 182 डेज ड्यूरिंग द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, और क्या कोई फॉरेनर भी इंडियन रेजिडेंट माना जा सकता है? कोई फॉरेन, उसमें कुछ एग्जम्पशन है, यदि एजुकेशन के लिए आ रहा है या बिजनेस के लिए आ रहा है, और कोई। अच्छा, एक बार चलो इसको देख लो, फिर अपन पढ़ते हैं। पर्सनल रेजिडेंट इन इंडिया, person resident in India for more than 182 days, excluding Indian resident, Indian resident going abroad,
हम्म। गोइंग अब्रॉड अदर देन जॉब एक्सेट्रा तो इसका क्या एंड मतलब हुआ, एक मिनट रुक जाओ, इसका क्या मतलब हुआ, अगर आप इंडियन रेजिडेंट हो, ठीक है, जो 182 दिन से ज्यादा इंडिया में रह रहे हो, तो आप क्या होगे, इंडिविजुअल स्टेइंग इन, आप एक इंडिविजुअल हो जो इंडिया में रह रहे हो, आप रिगार्डलेस ऑफ फॉरनर हो कि क्या हो, ठीक है, अगर आप 182 डेज से ज्यादा रहे तो आपको पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया मानेंगे। लेकिन इसमें एक्सक्लूजन है, अगर इंडियन पर्सन बाहर जाता है, और वो अदर देन जॉब जा रहा है, ठीक है, तब भी वो रेजिडेंट इन इंडिया है, लेकिन अगर जॉब के लिए जा रहा है तो वो रेजिडेंट इन इंडिया नहीं बनेगा। सेम वे में फॉरेन नेशनल, अगर आप सपोज गोवा में गए और वहां किसी फॉरेनर से पूछो कि भैया आप यहाँ पे रहने आए हो कि घूमने आए हो, तो अगर वो बोलेगा मैं यहाँ जॉब के लिए आया हूँ, तो वो क्या बनेगा, रेजिडेंट। लेकिन अगर वो वहां पे घूमने फिरने आया कि बोले घूम फिर के चला जाऊंगा, तो नहीं होगा, है ना, तब वो स्टिल ही विल रिमेन आइदर एनआरआई और फॉरेन सिटीजन। तो जो पहली डेफिनेशन आपने बोली वो ठीक है कि 182 डेज का एक टेस्ट है, लेकिन उसके अलावा ये भी देखना, अगर वो आदमी इंडिया के बाहर जा रहा है और जॉब के लिए जा रहा है तो उसको हम इंडियन रेजिडेंट ट्रीट नहीं करेंगे। और सेम वे में अगर कोई फॉरेन नेशनल 182 डेज से ज्यादा रह गया लेकिन वो इंडिया में जॉब वॉब के लिए नहीं आया, तो वो इंडियन, ठीक है। उसके अलावा सेकंड स्टेप है, सेकंड में कौन सा है, बॉडी कॉर्पोरेट रजिस्टर्ड और इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया। इसका मतलब जो बॉडी कॉर्पोरेट जैसे कंपनी होगा, कोई भी एलएलपी होगा जो रजिस्टर्ड हुई है इंडिया में, तो उसको हम क्या मानेंगे, पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया, रिगार्डलेस ऑफ उसकी शेयर होल्डिंग क्या है, लेकिन अगर वो इंडियन में इनकॉर्पोरेट हुई है तो वो बन जाएगी अपनी इंडियन रेजिडेंट, राइट। उसके नीचे ब्रांच एजेंसी और ऑफिस इन इंडिया कंट्रोल्ड और ऑन्ड आउटसाइड इंडिया। अगर इंडिया में किसी ने कोई ब्रांच खोली, एजेंसी खोली, ऑफिस खोला जो कि आउटसाइड इंडिया, सपोज यूएस से मॉनिटर हो रहा है, तो उस ब्रांच एजेंसी और ऑफिस को हम लोग इंडियन रेजिडेंट बोलेंगे। क्यों, क्योंकि वो इंडिया में खुली है तो उसके ऊपर फेमा लगेगा। क्योंकि ब्रांच तो ऐसी नहीं है ना कि 182 दिन बाहर जाएगी या अंदर आएगी, या जो बॉडी कॉर्पोरेट है उनका तो ये कंसेप्ट नहीं लग सकता कि 182 डेज से ज्यादा थे तुम बाहर या अंदर थे। तो उनके लिए क्या टेस्ट है, अगर आप इनकॉर्पोरेट हुए इंडिया में, आपका इंडिया में ब्रांच है, एजेंसी है, ऑफिस है जो बाहर से कंट्रोल हो रहा है, या आपने इंडिया के बाहर ब्रांच एजेंसी और ऑफिस खोली जो इंडिया से कंट्रोल हो रहा है, तो ये चारों कैटेगरी के लोगों को हम लोग क्या बोलेंगे, पर्सन इन इंडिया। और पर्सन की डेफिनेशन में देखो क्या क्या आता है, पर्सन इंक्लूड्स इंडिविजुअल, HUF, कंपनी, फर्म, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, एजेंसी, ब्रांच, ऑफिस, कंट्रोल्ड और ओन्ड बाय देम। क्लियर। तो इसका मतलब इंडियन रेजिडेंट कौन हो गया, चार तरीकों से डिफाइन किया उसने, एक इंडिविजुअल के पॉइंट ऑफ व्यू से, 182 है ना, प्लस सम वेरिएशंस जो हम लोगों ने पढ़े। Then they say body corporate registered in India. Then they say agency office. Great. ये आप दो जगह से लॉगिन करते हो क्या, तभी मेरे ख्याल से रुकता है जल्दी, दो, अच्छा ठीक है, वो कटेगा अपन दोबारा चालू करेंगे। इंडिविजुअल हो गए, बॉडी कॉर्पोरेट होगी, ब्रांच, एजेंसी और ऑफिस, ऑफिस इन इंडिया, कंट्रोल फ्रॉम, आउटसाइड, कंट्रोल और ओन्ड आउटसाइड इंडिया, राइट। और सेम वे में ब्रांच, एजेंसी, ऑफिस आउटसाइड इंडिया, कंट्रोल फ्रॉम इंडिया, राइट। तो ये चारों कैटेगरी इंडियन रेजिडेंट है, जो लॉ इंडियन रेजिडेंट पे लगेगा वो इन चारों पे लगेगा, ठीक है। अब नॉन रेजिडेंट इंडियन कौन हो गया, रिवर्स, जो इंडियन रेजिडेंट नहीं है, ठीक है, जो इंडियन का रेजिडेंट नहीं है। अब इसमें दो टाइप के हैं, जिसका एक इंडियन ओरिजिन है वो एनआरआईज में आते हैं, और जो बाहर के हैं वो अदर्स में जाते हैं, राइट। तो अभी तक ये हम समझे क्या 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 समझे,
फर्स्ट हम लोग समझे तो इंडियन इंडियन कंपनी क्या होती है, फिर हम समझे इंडियन रेजिडेंट क्या होते हैं, फिर नॉन रेजिडेंट नॉन रेजिडेंट दो टाइप से। फिर फॉरेन एक्सचेंज क्या होती है, फिर ट्रांजैक्शन इन फॉरेन एक्सचेंज किस टाइप की होती है, ऑफ फॉरेन सिक्योरिटी। राइट। ये बेस है, कुछ भी बातें करने के लिए हमको ये चीजें समझना जरूरी है पहले। उसके अलावा कुछ डेफिनेशंस हैं जो अपने को फिर लगेगी। अब कैसा है ये जो फेमा है, ठीक है, अब इसमें दो टाइप से ट्रांजेक्शन है। अब ये किसी कंपनी के कंटेक्स्ट में समझो, लाइक राइट मूव लिमिटेड, ठीक है। अब हम जो बात कर रहे हैं, अब राइट मूव लिमिटेड में क्या क्या हो सकता है, जैसे अब जिस कंपनी में जाने वाले हो, अब वो आपसे समझने की कोशिश करेंगे कि भैया हमारी कंप्लायंसेस करनी है, तो कंप्लायंस करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि इस कंपनी में क्या क्या ट्रांजेक्शन हो सकती है जहां पे फेमा इन्वॉल्व लग सकता है, राइट, ये तो पता ही चाहिए। सो क्या अभी एक इंडिविजुअल कंपनी, सबसे पहले फेमा कब लग सकता है, जब मैं शेयर्स इशू करूं नॉन रेजिडेंट को, वर्ड यूज करेंगे नॉन रेजिडेंट, इट मे बी, राइट। फिर मैं क्या और कौन से तरीके से मैं डिवेंचर्स इशू करूं नॉन रेजिडेंट को, मैं कन्वर्टिबल सिक्योरिटीज इशू करूं नॉन रेजिडेंट को, और क्या हो सकता है, मैं लोन बोरो फ्रॉम नॉन रेजिडेंट हो सकता है, मैं ईसॉप्स इशू करूं नॉन रेजिडेंट को। अभी हम लोग सिक्योरिटीज के कंटेक्स्ट में देख रहे हैं, ये पहला हो गया। अब इसी का उल्टा है, मैं इन्वेस्ट करूं शेयर्स आउटसाइड इंडिया, राइट। मैं इन्वेस्ट करूं डिबेंचर्स आउटसाइड इंडिया, सिक्योरिटीज की डेफिनेशन में कवर हो रहे हैं। मैं लोन गिव लोन आउटसाइड इंडिया, मैं इंडक्ट सम जेवी पार्टनर, आई बिकम जेवी पार्टनर, हो सकता है ना ये सब ट्रांजेक्शंस आउटसाइड इंडिया। उसके अलावा क्या हो सकता है, मैं अपॉइंट करूं पे एम्प्लॉय फॉरेन नेशनल्स, ये क्या है, अभी सीरीज चालू है, अभी ये सीरीज शुरू नहीं हुई है, अभी उसमें एनडीआई की स्टार्टिंग में पहुंचे, पर वो सीरीज जो हमारी फेमा की एक अलग से क्लास चालू है, तो उसमें मैं ये सब चीजें कवर करने वाला हूँ ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। कम से कम 15-20 सेशन लगेंगे, लेकिन जो भी फॉरेन एक्सचेंज के रूल्स हैं वो सब हम लोग पढ़ने वाले हैं उसमें, ठीक है। एम्प्लॉय कर सकते हो, और क्या हो सकते हैं, टेक्नोलॉजी इंपोर्ट कर सकते हो, टेक्नोलॉजी एक्सपोर्ट कर सकते हो। आज हम लोग बोले फेमा में एक्सपर्ट, मैं भी नहीं हूँ एक्सपर्ट, मैं भी देख देख के पढ़ रहा हूँ, लेकिन मुझे अगर बोलो तो हर एक चीज के ऊपर पूरी पूरी कंप्लायंस अगर पता हो तो मैं एक्सपर्ट हो सकता हूँ फेमा का। अभी होता क्या है, अभी रूटीन ट्रांजेक्शन्स जो होती हैं तो हम लोग पहले दूसरे में ही रुके रहते हैं, पहले 3 में, कि भैया हमारे कंपनी में शेयर्स इशू हो गए, जरा FCGPR फाइल कर दो, ट्रांसफर हो रही है वो फाइल कर दो, इससे आगे नहीं जाते। लेकिन फेमा का स्कोप बहुत आगे, हाँ,
टेक्नोलॉजी एक्सपोर्ट हो सकता है, उसके अलावा क्या हो सकता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो सकता है, कर सकती है ना। राइट मूव एकेडमी में सारी ट्रांजेक्शन पॉसिबल है। यस सर। फिर ऑफिस आउटसाइड इंडिया परचेज कर सकते हो। और क्या हो सकता है, जहाँ पे फॉरेन करेंसी इन्वॉल्व होएगी कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से। मैं रेमिटेंस कर सकती हूँ, कंसल्टेंट्स, पेमेंट आउटसाइड इंडिया कर सकते हैं ना हम लोग। फिर तो रेम्यूनरेशन देंगे डायरेक्ट। वो ये लिखा ना, एम्प्लॉय फॉरेन नेशनल, तो इनको हम फॉरेन में पैसा दे सकते हैं। और क्या हो सकता है, बहुत लंबी लाइन है। अभी तो कम है, होंगी और भी ट्रांजेक्शन्स। ठीक है, ठीक है। एज ऑफ नाउ अगर कुछ और भी आएगा तो अपन इन्वॉल्व करेंगे। अब अगर आप यही चीज अगर आप कंपनी एक्ट के टेक्स्ट में पूछो तो आप मुझे 2-2 मिनट में बोल दोगे। लाइक मैं अगर बोलूँ राइट मूव लिमिटेड, हम सीए में एक्सपर्ट है कंपनी एक्ट में, तो 2 मिनट में पूछूंगा मेरे को सेम लाइन का आंसर दोगे। अपॉइंट डायरेक्टर, अपॉइंट डायरेक्टर, हाँ, अपॉइंट ऑडिटर, चेंज रजिस्टर्ड ऑफिस, चेंज इन आर्टिकल, change in MOA, incorporate company, approve accounts, annual compliance, approve, file returns, file DPT3 returns। DPT3। क्यों लिख रहा हूँ मैं आपसे पूछूंगा इसका कंसेप्ट। इशू शेयर्स ऑन प्रेफरेंशियल बेसिस, buyback of securities, private placement, mergers, formation or appointment of MD, WTD और takeovers, ESOP issues, sweat equity। ठीक है, ऑलमोस्ट सेम लिस्ट खड़ी कर दी मैंने। ये मैंने खड़ा कर दिया फेमा। अब मुझे बताओ जिस कॉन्फिडेंस से आप राइट साइड में बता रहे हो उस कॉन्फिडेंस में लेफ्ट साइड में कंप्लायंस बताओगे मेरे को? हाँ, ये आप मेरे को 2 मिनट में पूरा प्रोसेस की सर ये काम खत्म कैसे होगा, डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट कब खत्म होगा सर, जब मास्टर डाटा में डाटा आ जाएगा। हाँ, ऑडिटर जब अपॉइंट होगा सर, जब उसका ADT1 फाइल हो जाएगा सर, रजिस्टर्ड ऑफिस जब आपको नया आ जाएगा, MOA जब अप्रूव हो जाएगा, फॉर्म कंपनी जब इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट हो जाएगा, अप्रूव अकाउंट जब हम MGT 14 फाइल कर देंगे, रिटर्न जब हम